सो हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस अबाउट यामा FZS एपिसोड नंबर 2। इससे पहले भी मैंने एक करा है, ये सेम टू सेम यही वीडियो बनाई है। अगर आपको वो चेकआउट करनी है वो भी चेकआउट कर सकते हैं। आज इसका एपिसोड 2। तो जो नए कमेंट्स आए हमारे पास में, आज मैं उसकी आपके सामने उन सबका आंसर दूंगा। आपकी सारी क्वेरीज जो है मैं सॉल्व करूँगा, क्योंकि क्या है, हर कोई अब सारी वीडियोज़ खोल के उनके कमेंट्स तो पड़ेगा नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि उन्हें कंपाइलेशन बना दी जाए। तो ये मैं हर मंथ करूँगा आपसे। मैंने सोचा है या तो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ एक मैं ये वीडियो डाल दूंगा, जिससे आपके सारे जो भी डाउट्स है इस बाइक से रिलेटेड या और जो मैं बाइक्स के रिव्यू डालता हूँ उससे रिलेटेड, तो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरा चैनल वापस देख रहे हैं, अगर आप फर्स्ट टाइमर नहीं हैं और अगर आप फर्स्ट टाइमर भी हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। इस चैनल पे मैं बेसिकली यामा से जुड़ी हुई चीज़ें डालता हूँ, यामा का रिव्यू डालता हूँ। मैं अभी फ़िलहाल मैंने MT-15 का डाला था, जो कि ज़्यादा चला नहीं यार, देखा करो। देखो अब सिर्फ FZS जो है ये भी यामा की बाइक है, MT-15 भी यामा की बाइक है। तो दिस चैनल इज़ बेसिकली फॉर यामा, जो यामा से रिलेटेड लोग हैं, जो यामा फ़ैन बॉयज़ है, जिनको यामा बहुत पसंद है, नो। अब जैसे मैं हूँ भाई, मुझे यामा बहुत अच्छी लगती है, इस वजह से तो दिस इज़ यामा रिलेटेड चैनल, ठीक है। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स ऑन यामा बाइक्स और ऑन माई ब्यूटीफुल FZS वर्जन 4। तो चलो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड। तो सबसे पहला आया है मोनोक्रॉस एंड मोनोशॉक में क्या अंतर है। देखो भाई, तो दोनों चीज़ें सेम है। यामा मोनोशॉक को मोनोक्रॉस बुलाता है, बस ये बात है। कंपनी अलग अलग टर्म्स यूज़ करती है, बाकी इट इज़ द सेम थिंग, ठीक है। मोनोक्रॉस हो चाहे मोनोशॉक हो, एक ही बात है। इसके अंदर यामा बोलती है मोनोशॉक है 7 स्टेप एडजस्टेबल, MT-15 में वो बोलती है कि मोनोक्रॉस है। तो ऐसी बात है बहन औतात में। फिर उसके बाद में आया हाउ टू पुट गियर पोजीशन इंडिकेटर इन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो भाई वो आप नहीं कर सकते, मगर अलग से इंस्ट्रूमेंट आता है जो कि आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, या आप किसी तो भी ऑटोमोबाइल मार्केट में जाके आपको मिल जाएगा। पर वो थोड़ा कॉस्टली होता है, 3-4 हज़ार तक डलता है वो अलग से एक छोटी सी आपकी एक डिस्प्ले लग जाएगी आपके हैंडल बार पे। पर वैसे देखा जाए तो उसका कोई ऐसा यूज़ है नहीं, क्योंकि आप अगर अपनी बाइक चलाओगे 1 महीना भर, तो आपको स्पीड और RPM के हिसाब से पता चल जाएगा कि आपकी बाइक कौन से गियर में है। अब जैसे अब मेरे को मैंने इसको 1197 किलोमीटर चला लिया है फिलहाल, ये रीडिंग है ओडोमीटर पे, ठीक है। तो अब मेरे को पता चल गया कि भाई ये स्पीड है, ये RPM है, तो मेरी बाइक कौन से गियर में। तो आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। गियर पोजीशन इंडिकेटर ऐसा कोई इतना यूज़फुल होता नहीं है, क्योंकि थोड़े टाइम में आदत पड़ जाती है, तो इसलिए इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको लगवाना है तो मैंने आपको बता दिया, अलग से इंस्ट्रूमेंट आता है, वो लगवा सकते हैं। तो कॉस्टली होता है, पर मेरी मानो तो मत लगाओ, कोई लॉजिक नहीं है उसका, ठीक है। उसके बाद में आया है भाई माइलेज निकालने के लिए भी कुछ वीडियो बनाओ ना। मेरी FZS वर्जन 4 मैक्स 3740 देती है, रेस्ट ड्राइव भी नहीं करता हूँ, RPM भी 4-5 हज़ार में रहता है। तो भाई देखो, इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो ये है कि आपकी जो इंजन है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, मे बी अनवांटेड फ्रिक्शन बन रहा है आपके मूविंग पार्ट्स में, जिसका गियर है। आप एक बार उसकी आप अपना क्लच चेक करवा सकते हैं, क्योंकि जब क्लच प्लेट में दिक्कत होती है ना, तब भी बाइक की माइलेज बहुत ज़्यादा गिर जाती है। ये होता है क्योंकि स्कूटी की भी जब क्लच ख़राब हो जाती है तो माइलेज बहुत गिर जाती है। अभी मेरी जो रेज़ेडार है 110 cc, उसके अंदर भी क्लच ख़राब हो गई थी, वो क्लच चेंज कराई है मैंने, तो अब उसका माइलेज थोड़ा अच्छा हो गया। मगर आज मैं वहीं से वापस आ रहा हूँ, दूसरे वाले सर्विस सेंटर पे गया था। तो जो पिछला वाला सर्विस सेंटर है, उन्होंने बहुत बुरा काम कराया मेरी स्कूटी के साथ में। उसकी वीडियो भी मैं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उस बात पे। अभी नहीं, वो उसको बाद में कभी कवर करेंगे। बट हाँ, कमेंट आया है गुड रिव्यू बट फॉर द पर्पस यू स्टेटेड आई एम अ बिट सरप्राइज्ड यू डिडंट लुक फॉर नीदर होंडा यूनिकॉर्न और नॉर SP160 बोथ वुड हैव बीन बेटर देन FZ। भाई देखो, यूनिकॉर्न तो बहुत पुराना प्रोडक्ट है और बहुत आउटडेटेड है और बहुत बेसिक सी लुक आती है, एक नॉर्मल स्प्लेंडर जैसी लगती है बाइक देखने में, इसलिए मेरे को वो पसंद नहीं थी। एक दूसरी चीज़ SP160 भी, उसके अंदर भी थोड़े बहुत स्टाइलिश एलिमेंट्स है, बट नहीं, वो लुक्स भी उसके अंदर वो मज़ा नहीं है जो इसके अंदर आता है ना। बल्कि सा टैंक आता है, अच्छी आगे हेडलाइट आपको बहुत अच्छी स्पोर्टी सी लगती है। फिर इसका पीछे का ग्रैब रेल वाला हिस्सा देखो यार, कितना अच्छा लगता है देखने में। तो लुक्स के मामले में बता रहा हूँ मैं, मुझे ये ज़्यादा बेटर लगती है। और देखो SP और जो यूनिकॉर्न है उसके अंदर 160 cc का इंजन है आपका, ठीक है। 12.9 bhp पावर आती है। पावर फिगर में कोई मेजर डिफरेंस है नहीं, तो एक तरह से वहाँ पे वो इंजन लैक ही करता है। 160 cc का होके भी सिर्फ 12.9 bhp बना रहा है, तो कमी है वो, ठीक है। अभी 149 है, 149 के हिसाब से भी लोग कहते हैं कम है, पर देखो सिटी में मुझे तो कहीं लगती नहीं। 0 to 70 बहुत आराम से जाती है ये, और सिटी में 60 ही क्रॉस नहीं होती यार। अगर आप ज़्यादा ऐसे भीड़ भाड़ वाले एरिया में रहते हो, 60 ही नहीं चढ़ती बाइक, तो दिक्कत है नहीं। पिकअप बहुत अच्छा है इसका, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। उसके बाद में आता है अगर टैंक पैनल में प्रॉब्लम आएगा तो क्या वो वारंटी में क्लेम हो जाएगा FZS वर्जन 4। नहीं भाई, फिजिकल डिफेक्ट्स आपकी वारंटी में क्लेम नहीं होते। अगर इसके इंजन में अंदर कोई डिफेक्ट आ जाता है वो आपका क्लेम हो जाएगा। अगर इसके इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई दिक्कत आती है, ABS या TCS में कोई फॉल्ट आता है, तो वो आपका मे बी वारंटी में क्लियर हो जाए, बट फिजिकल डिफेक्ट्स इसके अंदर क्लियर नहीं होते हैं। फिर आया है अगर टैंक पैनल में प्रॉब्लम, अच्छा ये तो फिर से सेम है, सॉरी। फिर आया है भाई FZS वर्जन 4 का पार्ट्स, कोई भी पार्ट ख़राब हो जाए तो अवेलेबल हो जाता है क्या ईजीली।
हाँ भाई हो जाता है, क्योंकि काफ़ी बिकती है ये बाइक। ऐसा नहीं है कि जैसे MT-03 R3 जैसी नहीं है कि महीने की 30-40 बाइक बिकती है। तो आपको आराम से इसके पार्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे, आपको आफ्टर मार्केट भी मिल जाएंगे, और अगर आप यामाहा से लगवाना चाहें तो आपको उधर भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आया है, कुड यू प्लीज़ टेल मी व्हाट कलर्स आर अवेलेबल इन दिस एग्जैक्ट वर्जन 4 मॉडल, इज इट जस्ट द ग्रे ब्लू एंड ब्लैक गोल्ड और देर आर मोर। भाई टोटल 8 कलर ऑप्शंस मिलते हैं आपको इस बाइक में। एक आपका है मेटालिक ग्रे, एक आता है आपका मैजेस्टिक रेड कलर का जो आता है जिसके अंदर आपको गोल्डन व्हील्स मिलते हैं, एक आता है आपका मेटालिक ब्लैक आता है जिसके अंदर आपका मेटालिक ब्लैक टैंक, आपको गोल्डन इंसर्ट्स मिलते हैं, गोल्ड कलर का व्हील मिलता है। एक आता है आपका मैट ब्लैक, उसके अंदर आपकी पूरी बॉडी मैट ब्लैक होती है, आपको व्हील्स भी ब्लैक मिलते हैं, और उसके अंदर आपको ऐसे रेड कलर की टेप मिलती है व्हील्स के आसपास। उसके बाद में आपको मिलता है डार्क मैट ब्लू मिलता है, उसके अंदर आपकी मैट ब्लू टैंक होता है, और जो जितना इसमें ग्रे एरिया है ना उसके अंदर वो आपको डार्क ब्लू मैट मिलेगा, और व्हील उसके अंदर ब्लैक आते हैं और वाइट कलर की एक पट्टी सी आती है उसके ऊपर, ठीक है। तो 5 ही हो गए। एक आता है रेसिंग ब्लू, जो इसके कलर का व्हील है ना सेम आपको वो उसके अंदर टैंक में मिलेगा। उसके बाद में आता है इसके अंदर एक साइबर ग्रीन आता है, वो ग्रीन कलर का ऐसे मैट ग्रीन, आर्मी ग्रीन जिसको बोलते हैं, और एकदम ऐसा नियॉन येलोइश कलर के उसके व्हील्स हैं। और दूसरा आता है आइस फ्लो वर्मिलियन, जो वाइट वाला आता है ना MT-15 में, वाइट और ऑरेंज, वो। तो ये दोनों कलर नए लॉन्च हुए, तो अब टोटल 8 कलर ऑप्शन मिलते हैं आपको इस बाइक में, ठीक है। उसके बाद में आता है ऑलमोस्ट सेम प्राइस एंड माइलेज, FZS वर्जन 4 149cc एंड हॉर्नेट 184cc, जस्ट 10K मोर फॉर हॉर्नेट, विच इज़ बेस्ट? आई एम कंफ्यूज, एनी सजेशंस? FZS वर्जन 4 ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्लूटूथ वाई कनेक्ट, बेटर पिलियन सीट, हॉर्नेट 2.0 USD फोर्स, मोर पावर, मोर टॉर्क, गियर पोजीशन इंडिकेटर, 10 ईयर वारंटी, लार्जर फ्रंट टायर, 110 सेक्शन, प्लीज़ आई नीड टू बाय सून। तो भाई देखो मैंने इनको रिप्लाई तो कर दिया है, पर मैं बता देता हूँ जिनको इन दोनों बाइक्स में कन्फ्यूजन है। मैं देखो हॉर्नेट भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बट मेरे हिसाब से कम्यूटर के हिसाब से वो इतना ठीक नहीं होगा, क्योंकि एक तो उसके अंदर इंजन बड़ा है, तो उस वजह से आपकी माइलेज बहुत गिर जाएगी। उसके अंदर माइलेज क्लेम 42 करती है, जो आप बाइक वाले या उसके ऊपर देखोगे ना 40-45 की क्लेम करती है, और जब ड्राइव करते हैं ना हम तो फिर वो क्लेम माइलेज से नीचे आती है। अब इसके अंदर क्लेम्ड 60 है, पर मैंने आज तक 57 इसके अंदर हाईएस्ट निकाली, और अभी मैं इसके अंदर रेगुलरली ऑलमोस्ट 55 निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो आप 4 से 5 के MPL का जो है आप माइनस में ही लेके चलो। अब अगर कंपनी 45 क्लेम करती है तो आपको माइलेज मिलेगी ऑलमोस्ट 40 के आसपास। तो भाई माइलेज इसके अंदर बहुत बेटर है, आपको 15 किलोमीटर ज़्यादा मिलेंगे इसके ऊपर पर लीटर में, तो उस मामले में ये बहुत अच्छी है, ठीक है। सीट इसके अंदर आपको हॉर्नेट से बहुत बेटर मिलती है। ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, हालांकि ट्रैक्शन कंट्रोल इसके अंदर ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी है, ठीक है। और उसके बाद में आपको इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, वो आपको होंडा में नहीं मिलती। और उसके अंदर USD फोक्स मिलते हैं, माना भाई USD फोक्स देखने में अच्छे लगते हैं, बट जो इसके टेलीस्कोपिक फोक्स है वो 41 mm के मिलते हैं आपको, तो आपको इतना मेजर डिफरेंस फील नहीं होगा। और इसका जो सस्पेंशन सेटअप है ना हॉर्नेट से मतलब ऑलमोस्ट इक्वल है, बट ये है कि उसके अंदर USD आते तो लोग बोलते हैं भाई USD है, पर इतना कोई मेजर डिफरेंस करता नहीं है, क्योंकि इसका जो फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है बहुत सबसे बेस्ट सस्पेंशन आता है इसके अंदर फ्रंट में इस सेगमेंट के अंदर, तो इसलिए भाई ये ठीक है। और गियर पोजीशन इंडिकेटर जैसे मैंने पहले ही बोला हार्डली मैटर्स, फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़े दिन चलाने लगोगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पहले भी कहाँ आता था यार गियर पोजीशन इंडिकेटर, अब आता है, देना चाहिए फीचर आए नो, बट फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है उससे। फ़र्क अगर आपको लगता है देन गो फॉर हॉर्नेट। हॉर्नेट भी बहुत अच्छी गाड़ी है, पावर अच्छी है उसमें, बस माइलेज और थोड़ी कंफर्ट में मात खा जाती है, बाकी गाड़ी अच्छी है नो डाउट। मैं खुद जब ये लिया था, जब मैंने ये बाइक ली थी तब मैंने उसको भी रखा था अपनी लिस्ट में, वो मैंने वीडियो बना रखी है कि भाई मैंने आखिरकार यही क्यों लिया। अगर आपको वो देखनी है तो आप उसको यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में है ब्रो एक बात बताओ, वाइट और ग्रे में देखी है, बट वाइट का फाइबर मैट टाइप है, मीन्स कि स्लिपरी नहीं है, और ग्रे प्लेन है, तो क्या वाइट वाले में दाग आने का, गंदा होने का चांस ज़्यादा है? भाई देखो वाइट में ये है कि निशान ज़्यादा पड़ते हैं उसके अंदर, जैसे हल्का सा होता है ना ऐसे ब्लैक से निशान पड़ जाते हैं, तो उसके अंदर रह जाते हैं निशान। ये वाइट में तो हर उसमें दिक्कत है, और वो मैट भी है थोड़ा सा, तो इसके अंदर जो उसके अंदर जो ऐसे लग जाते हैं ना, जैसे मान लो कभी आपका कुछ ऐसा रबर सी चीज़ होती है, उससे एकदम ऐसे जोर से निशान लग जाता है, वैसा ब्लैक सी लंबी सी लाइन छोड़ देता है, तो वो दिक्कत होती है। और वाइट कलर यार देखो आफ्टर सम टाइम अगर आप उसे धूप में ज़्यादा खड़ी होती है अगर आपकी बाइक, तो येलो सा पड़ने लग जाता है। तो इसलिए वाइट तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप वाइट ले रहे हो तो भाई आपको उसको काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, प्रॉपर कवरिंग में, जैसे ऐसी छाव है आप ऐसी जगह खड़ी करो तो वाइट लेना, क्योंकि वाइट देखो मेंटेन करनी पड़ती है, क्योंकि मेंटेन नहीं करोगे तो फिर थोड़े दिनों में ख़राब हो जाएगा, फिर गंदी लगने लगती है गाड़ी, ठीक है। फिर है भाई मुझे ये बाइक बहुत पसंद है, बट फाइबर के बारे में कहते हैं 1-2 साल में ढीला हो जाता है, गैप आता है, बस फाइबर के कारण NS 160 सोच रहा हूँ, काइंडली रिप्लाई। और ये भी बताइए माइलेज किसकी अच्छी है? भाई NS 160 से आपको माइलेज इसके अंदर ज़्यादा मिलेगी, इसके अंदर आपको 55 के आसपास मिलती है, उसके अंदर आपको मिलेगी 45-50 के आसपास, क्योंकि उसका थोड़ा इंजन पावरफुल है, इससे उसके अंदर पावर भी ज़्यादा है, ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ फाइबर पार्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो भाई मुझे तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं है सच, कहीं पे भी मुझे कोई गैप वैप ऐसा दिखा नहीं है। जो नॉर्मल जो गैप्स हैं इसके अंदर शुरुआत से ही जब से लिए वो तो खैर रहेंगे, क्योंकि पार्ट्स के बीच में थोड़ा तो आता ही है, बट जो ऐसा होता है ना कि जो ज़्यादा दिखे, अब मैं आपको बताता हूँ,
अभी ये देखो ये टैंक है, ठीक है। अब आप मेरे को बता दो गैप यहाँ पे कहाँ पे है, आपको पता ही नहीं चलेगा, पर मेरे को मालूम है क्योंकि बहुत बारीकी से देखो ना तो पता चलता है। एक बहुत छोटा सा गैप है इसके अंदर, ये है ना स्क्रू, इसके यहाँ पे बहुत हल्का सा गैप है, और वो भी इसलिए क्योंकि जो इसकी ये ऐसा वो इसके अंदर ग्रूव बना हुआ है ना, वो उससे मे भी शायद निकल गया या क्या हुआ है। तो अभी जब मैं नेक्स्ट सर्विस पे लेके जाऊँगा इसको, तो फिर यहाँ के ये 2 स्क्रू ओपन करा के उसको अंदर फिट करके और टाइट हो जाएगी। तो देखो यार, फाइबर बॉडी का ये है कि आपको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी गाड़ी, बट इसके अंदर गैप वैप ऐसा कुछ नहीं आता, कहीं भी नहीं आया पूरी गाड़ी में, कहीं गैप नहीं है ऐसा मेजर जो आपको बहुत बड़ा दिखे। और जो जैसी ये शोरूम से निकाली थी ना मैंने, बिल्कुल आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी है। 1200 किलोमीटर ऑलमोस्ट हो गए, 3 किलोमीटर बचे हैं 1200 में, तो इट इज़ द सेम, दिक्कत आती नहीं है। देखो फ़र्क पड़ता है मेंटेनेंस से। आप ये ना लेके मान लो पल्सर भी ले लो आप, चाहे होंडा की गाड़ी लो, TVS की गाड़ी लो आप, फिर उसके अलावा और कौन सी कावासाकी ले लो आप, निंजा वगैरह भी ले लोगे, अगर आप मेंटेन नहीं रखोगे ना देखो गाड़ी ख़राब हो जाएगी। अब महंगी से महंगी ले लो, सस्ती से सस्ती ले लो, मेंटेनेंस अगर आप प्रॉपर नहीं रखोगे, टाइम पे नहीं कराओगे तो गाड़ी ख़राब होगी। ये तो होता ही है, देखो कोई सी उठा लो आप। फिर आता है ब्रो इसका टैंक का आउटर तो फाइबर है लेकिन इनर है मेटल या फाइबर। भाई इसके अंदर बाहर ये जो है ये फाइबर कवरिंग है, अंदर आपको इसके अंदर मेटल का टैंक मिलता है, 13 लीटर का टैंक है वो, ठीक है। 1.5 लीटर रिजर्व है उसके अंदर, बाकी आपका फ्यूल है प्रॉपर, मतलब वो भी फ्यूल ही है, पर हाँ रिजर्व कैपेसिटी उसके अंदर 1.5 लीटर है। ये पूरा फाइबर है, अंदर मेटल का टैंक मिलता है। नॉट बेटर देन अपाचे, येस ब्रदर इट इज़। सीट के मामले में बहुत अच्छी है, हैंडलिंग के मामले में बहुत अच्छी है, ठीक है। पावर के मामले में मैं कहूँगा लैग करती है ये अपाचे के कंपैरिजन में, मगर इसकी जो सीट है, जो इसकी हैंडलिंग है और जो ओवरऑल इसका जो रिलायबिलिटी है वो आपको यामा में ज़्यादा मिलेगी TVS से। उसके बाद में आता है हाय ब्रदर, आई जस्ट परचेज्ड अ वर्जन 4 बाइक रिसेंटली एंड इट बर्प्स एट स्टार्ट, इज़ इट ड्यू टू ट्रैक्शन कंट्रोल? नहीं भाई, ये ABS की वजह से आवाज़ आती है, एक ऐसी बबल सी आवाज़ आती होगी आपको एकदम ऐसे। मैं कैसे समझाऊँ, मैं आपको इसके अंदर डेमो दिखा दूंगा। तो भाई यार जिस आवाज़ की भाई बात कर रहे थे वो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या आती है, ठीक है। अभी देखो गाड़ी ये है, ठीक है। अब जैसे मैं से ऑन करूँगा ना, अभी देखना थोड़ी सी चलिए कार जैसी आवाज़ आती है इसमें। ये देखो आवाज़ आई ना अभी, तो ये भाई ABS की आवाज़ है, इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल की नहीं है। जब ABS एंगेज होता है ना, ये उसकी आवाज़ है। भाई सब तो ठीक है इसमें, पर मुझे आपसे एक चीज़ और पूछनी है, इसमें रिपेयरिंग किट वगैरह में क्या क्या मिलता है कंपनी की तरफ से? भाई रिपेयरिंग किट में इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। इसके अंदर आपको रिपेयरिंग किट में मैं आपको अगर दिखाऊँ, ये रहा, इसी के पीछे मेडिकल किट है, उसके अंदर वो अपनी नॉर्मल बैंडेज है, एक नेट वाली बैंडेज है, एक उसके अंदर आपको गर्म पट्टी दे रखी है छोटी सी, ठीक है। और तो इसके अंदर आपको सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है और कुछ नहीं मिलता, ठीक है। अब इसके अंदर बोल्ट भी लगते हैं, मगर वो जगह ऐसी है जो कि हमें खोल के को मतलब नहीं है, बट हाँ सिर्फ एक आपको इसके अंदर रिपेयरिंग किट में स्क्रू ड्राइवर मिलता है और एक मेडिकल किट मिलती है, जिसके अंदर आपको एक क्रीम मिलती है, आपको कॉटन मिलती है, आपको एक नेट वाली बैंडेज मिलती है, फिर आपको एक गर्म पट्टी टाइप जिसको हम बोलते हैं एक वो मिलती है इसके अंदर, ठीक है। तो आपको बस यही मिलता है इसके साथ में। उसके बाद भाई तुम्हारे पास एक्शन कैमरा है क्या मोटो व्लॉगिंग के लिए? नहीं भाई, अभी मेरे पास में फ़िलहाल एक्शन कैमरा है नहीं, मैं ले लूँगा जल्दी, क्योंकि एक भाई का और कमेंट आया था कि भाई आप मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करो, मैंने उसी चीज़ के लिए सब्सक्राइब किया है। तो यार अभी फ़िलहाल मेरे पास में कैमरा नहीं है, और फ़ोन लगाना क्या है, गर्म हो जाता है फ़ोन थोड़ी देर में, तो फिर वो बहुत ज़्यादा लैग होने लगती है वीडियो। मैंने बहुत बार ट्राई करा है शूट करने का, बट फ़ोन बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, ये प्रॉब्लम है। तो मेरे को अब थोड़ा सा टाइम दो, 1000 सब्सक्राइबर मेरे हो जान दो एक बार, फिर क्या मैं थोड़ा बातचीत भी कर सकता हूँ ना उसके लिए, एक्शन कैमरा लेने के लिए, क्योंकि अब उनको मैं दिखाऊंगा कि हाँ भाई मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, तो फिर वो मेरी थोड़ी सी हेल्प करेंगे ना एक्शन कैमरा वगैरह लेने में। अगर प्रोग्रेस नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कौन लेगा। ऑलरेडी 1,60,000 की बाइक दिला दी उन्होंने मुझे, तो वही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में लिखा है इज इट गुड फॉर फैमिली, हाउ कंफर्टेबल इज द पिलियन सीट लाइक फॉर 70 to 80 किलोमीटर कंटिन्यूस राइड? भाई देखो कंटिन्यूस एक बार में सिंगल सीटिंग अगर आप इतनी कर रहे हो तो मेरी मानो तो कुशनिंग ऐड करवा लेना इसके अंदर, क्योंकि इतने लंबे राइड के लिए थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाएगी ये इसकी पिलियन जो सीट है, क्योंकि राइडर के लिए तो आपको कंफर्ट बहुत अच्छा मिलता है इसके अंदर, पर पिलियन के लिए थोड़ा सा लैग करती है। इसका जो ये ओरिजिनल सीट कवर है ना जो यामा से मिलता है, मैंने इसके नीचे फोम स्टिच करवा रखी है, तो उसके बाद से इसकी जो पिलियन की सीट है काफ़ी बढ़िया एकदम कुशनिंग वाली हो गई है, अच्छी खासी आप देख सकते हो, कुशनिंग बहुत अच्छी मिलती है इसके अंदर, बहुत बढ़िया हो गई है। पहले थोड़ी सी स्टिफ थी, बट हाँ अगर आपको इतने लंबे के लिए करना है तो आप एक ये चीज़ करा लेना, आपको ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि अच्छी बड़ी सीट है, चौड़ी सीट है, तो आपको उस मामले में प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर है आई ओन दिस बाइक इट्स गुड बट व्हेन आई कनेक्ट द बाइक टू यामा ऐप द बैटरी वोल्टेज शोज एज लो, डज एनीवन हैज़ द सेम इशू? भाई मेरे में तो ये इशू नहीं है, मेरे इसके अंदर तो 13.1 वोल्ट दिखाता है जब भी मैं इसको, नहीं 12.1 वोल्ट दिखाता है सॉरी, जब भी मैं इसको वाई कनेक्ट से कनेक्ट करता हूँ, तो मेरे साथ में तो दिक्कत नहीं होती है। और देखो अगर आपकी बाइक स्टार्ट हो रही है ना एक बार में, तो आपकी बैटरी में कोई दिक्कत नहीं है, वो कभी कभी दिखाता है, क्योंकि ग्लिचेस है भाई ऐप में इसके, क्या जितने भी ऐप आते हैं थोड़े बहुत एक इक्के दुक्के ग्लिचेस आते हैं,
तो हाँ ये अगर आपकी देखो बाइक आराम से स्टार्ट हो रही है ना, कोई दिक्कत नहीं दे रही है, तो फिर देयर इज़ नो पॉइंट। मतलब बैटरी जैसे लोग होता है ना, उसके अंदर वोल्टेज कम दिखा रहा है, बैटरी चेंज करा लेते हैं, भाई कोई मतलब नहीं है वो कराने का, ठीक है। शायद इन्होंने मेरे रिप्लाई में यही लिखा था कि मुझे बैटरी चेंज करा लेनी चाहिए कि नहीं, तो नहीं भाई बैटरी चेंज मत कराना, जब तक आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम नहीं दे रही है बाइक, डोंट चेंज योर बैटरी, आपकी बैटरी बिल्कुल फिट है, ठीक है। प्लीज़ मेक अ वीडियो अबाउट बिल्ड क्वालिटी। भाई बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, पूरी फाइबर बिल्ड है, मगर जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल है बहुत बढ़िया यूज़ किया गया है, जो मुझे फील होता है एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स, ठीक है। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ये है फाइबर बॉडी है, तो आप फाइबर टैंक है, आप इसके ऊपर ज़्यादा वजन नहीं डाल सकते, वरना मे बी इसकी क्लिप्स वगैरह है वो चीज़ें टूट सकती है, ठीक है। तो थोड़ा सा संभालना पड़ेगा आपको, बट ओवरऑल क्वालिटी ऑफ मटेरियल जो है, जो टच एंड फील है मटेरियल की, बहुत अच्छी है। उसके बाद है भाई मैंने लास्ट संडे डिलीवरी ली है FZS वर्जन 4 ग्रीन, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा कलर है वो फोटोज़ में अजीब लग रहा था, बट जब मैंने रियल लाइफ में देखी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है वो देखने में। उसके बाद में फर्स्ट सर्विस की कॉस्ट कितनी आती है भाई मेरी आई थी 795, मेरा एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर चेंज हुआ था, इंजन ऑयल चेंज हुआ था और मेरी चेन में लुब्रिकेशन हुई थी। अब डिपेंड करता है आपकी बाइक में क्या क्या चेंज होता है फर्स्ट सर्विस में, तो उस हिसाब से कॉस्ट ऊपर नीचे हो सकती है, पर मेरी आई थी 795 रुपीज़, क्योंकि उसके अंदर आपका लेबर चार्ज और वॉशिंग वगैरह जो होता है वो उसके अंदर कट जाता है, जो आपकी फ्री सर्विस होती है ना 4 इसके अंदर, वो उसके अंदर कट जाता है, सिर्फ पार्ट्स जो चेंज होएंगे, जो भी इसमें चीज़ें डलेगी आपकी, सिर्फ उसकी कॉस्ट आती है। उसके बाद में आता है भाई ये सब पता है, प्लीज़ मोटो व्लॉगिंग लाओ। हाँ आपने कमेंट किया था, इनकी बात कर रहा था मैं, भाई मैं लाऊंगा ज़रूर, थोड़ा टाइम दो मेरे को। एक्सीडेंट करने पर FZS 4 का टंकी डिस्ट्रॉय हो जाएगा क्या? अब डिपेंड करता है ना यार, इम्पैक्ट अगर यहाँ आएगा ही नहीं तो ये तो टूटेगी नहीं, बट अगर डायरेक्ट इसके ऊपर आता है, अब वो भी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, बहुत जोर से लगती है तो जाहिर सी बात है क्रैक हो जाएगा, अगर धीरे से लगती है तो थोड़ी सी अंदर घुसेगी, वो तो फिर गर्म पानी वगैरह डाल के प्लेन हो जाती है, जैसे गाड़ी का बम्पर वगैरह होता है, तो वो हो जानी चाहिए। बट हाँ ये है कि फाइबर है तो इसका एक और फ़ायदा है कि अगर मेटल होगा तो डेंट लग जाएगा, आप डेंट पुलिंग करोगे उसकी, फिर उसके ऊपर पेंट वगैरह कराओगे, वो चीज़ इसके अंदर आपका पूरा पार्ट बदल जाएगा उससे सस्ते में, तो इस मामले में ये बेटर होती है प्लास्टिक की, और हल्की होती है तो माइलेज बढ़ा देगी। उसके बाद में आया है माई FZS वर्जन 4 हैंडल बार स्टार्ट स्मॉल वाइब्रेशन एट 64+ स्पीड, सेम वाइब्रेशन और ऑन गियर एंड पेडल ब्रेक एज वेल, आई एम कन्फ्यूज, दिस इज नॉर्मल और समथिंग इज रॉन्ग, इट इज़ जस्ट 2 मंथ ओल्ड बाइक। भाई देखो मुझे तो वाइब्रेशन ऐसा फील होती नहीं है इसके अंदर कोई। हैंडल बार पे मैं ये कहूँगा कि भाई आपके फ्रंट सस्पेंशन में मे बी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उस वजह से आपको आ रही है, और फुट पैक के आसपास का रीज़न ही हो सकता है। उसके आसपास क्या रीज़न हो सकता है? अगर देखो आपने टाइमली सर्विस कराई होगी और अंदर कोई आपके इंटरनल कोई पार्ट डैमेज नहीं हुआ होगा तो फिर आपको नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो नहीं आती है। मेरे को वाइब्रेशन इस पर आनी स्टार्ट होती है, नहीं एक्चुअली 70 तक गया हूँ मैं, 70-75 तक, तो मेरे को तो नहीं आती वाइब्रेशन, थोड़ी थोड़ी सी आती है 70 के ऊपर, थोड़ी थोड़ी सी बिल्कुल कि आपको फील होएगी, पर ऐसा इरिटेटिंग वाली वाइब्रेशन नहीं, वो थोड़ी थोड़ी सी आती है। भाई कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड क्या होगी? भाई देखो 70 पे मैंने चलाई है, कोई दिक्कत होती नहीं है, तो आई एम अज्यूमिंग 80-90 आप आराम से इसको ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, क्योंकि काफ़ी स्टेबल गाड़ी है ये, ठीक है। उसके बाद में आता है भाई मुझे पल्सर 125 पसंद है और ये भी मिलेगा, इस किसमें ज़्यादा है भैया? कुछ बोलते पल्सर का माइलेज कम है, इससे आप बताइए, मुझे लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए, माइलेज अच्छा हो। भाई लॉन्ग टाइम के लिए लेना है तो मैं आपको यामाहा ही रेकमेंड करूँगा, क्योंकि ज़्यादा रिलायबल है और इंजन आज से नहीं है, कब से ये इंजन जब सबसे पहली FZ लॉन्च हुई थी इंडिया में 2009 या 10 समथिंग में हुई थी, तो तब से इंजन चला आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा इंजन है। इसके पहले मेरे पास में SZ थी, उसके अंदर भी यही सेम इंजन था, तो उसके अंदर भी मुझे कोई मेजर इशू आया नहीं है, और इसमें भी अब तक कोई नहीं आया है। तो अगर आपको लॉन्ग रन के हिसाब से लेनी है तो आप FZS वर्जन 4 लो, इसके अंदर आपको माइलेज भी अच्छा मिलेगा और लॉन्ग रन में भी आपको ज़्यादा दिक्कत देगी नहीं है। तो आपने केवल टैंक पर करवाया है क्या 1.5K में PPF? नहीं भाई, टैंक पे हुआ है आपका, जो आगे ये ग्रे पार्ट है इधर हुआ है हेडलाइट के पास, ये वाला जो ग्रे पार्ट है यहाँ पे हुआ है, और इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर हुआ है, ठीक है। ये पूरा 1.5 में था और ये लैमिनेशन था। अगर आप प्रॉपर PPF कराओगे जैसे जो गरवारे वगैरह उन सब के आते हैं, तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 4-5,000 में भी। उसके बाद में है लास्ट कमेंट है हमारा आज का, कहाँ गया? हाँ, मेरा 3.5 ईयर्स में ज़ीरो इश्यूज़, टैंक पैनल सब सही है। भाई देखो यही बात है, अगर आप प्रॉपर मेंटेनेंस रखोगे तो आपकी बाइक में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप मेटल बॉडी भी ले लेते हो, अगर आप उसकी भी टाइमली मेंटेनेंस नहीं कराते, क्योंकि देखो चलते चलते नट बोल्ट है ना लूज़ हो ही जाते हैं, वो चाहे मेटल में हो चाहे वो फाइबर में हो। अगर आप उनको टाइट नहीं कराओगे टाइम पे, प्रॉपर उसका मेंटेन नहीं रखोगे, तो धीरे धीरे वो जगह बनाने लगते हैं, फिर वो भी बजने लगेंगे, चाहे वो फाइबर हो चाहे मेटल हो। तो देखो बेसिक पॉइंट होता है मेंटेनेंस, आप कितनी मेंटेन करके रखते हो अपनी गाड़ी, उसके ऊपर आपकी गाड़ी की लाइफ डिपेंड करती है। अगर आप टाइमली सर्विसिंग कराते हो, आपको ये इंजन 15 साल कोई दिक्कत नहीं दे, जितनी इसकी रजिस्ट्रेशन होती है RTO से 15 साल की होती है बाइक्स की, क्योंकि पेट्रोल गाड़ी होती है ये, आपको 15 साल कोई दिक्कत नहीं देगी। बट वही है, अगर आप साल छोड़ो, अब होते हैं ना लोग साल में एक बार मेंटेनेंस करा रहे हैं, उसके अंदर भी क्या इंजन ऑयल यार वही डाल दे, ऊपर से टॉपअप कर दे, पुराना खाली नहीं किया,
तो देखो अब फिर आप नहीं रखोगे, ढंग से मेंटेन नहीं करोगे तो दिक्कत देगी गाड़ी, वो और मोटा खर्चा आएगा। इससे अच्छा है कि टाइमली मेंटेनेंस करो, आपके मोटे खर्चे बच जाएंगे, ठीक है। तो कैसे आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और कमेंट करना भाई नीचे अगर आपका और भी कोई सवाल है या ZS वर्जन 4 से रिलेटेड या किसी भी और यामा की बाइक से रिलेटेड, तो मैं उसे ज़रूर आंसर करूँगा अपने अगले एपिसोड में, एपिसोड 3 में। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या आप मेरी वीडियो देखते जा रहे हैं और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना है। काफ़ी छोटे परसेंट जो लोग हैं जो देखते हैं वीडियोस को सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। हमें फटाफट से 1000 सब्सक्राइबर्स का गोल क्लियर करना है। उसके बाद में भाई फिर मोटो ब्लॉगिंग लाएंगे आपके लिए, मज़े करेंगे, बढ़िया गाड़ी चलाते हुए बातें करेंगे, नए नए टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। और उसके अंदर मैं सीरीज सोच रहा हूँ कि भाई अब नीचे मुझे कमेंट बताना कि कौन से टॉपिक पे हम अगली वीडियो में डिस्कशन करें, तो फिर हम एक बड़ा लंबा चौड़ा मज़ेदार से डिस्कशन करेंगे, तो मज़ा आएगा बढ़िया गाड़ी चलाते चलाते, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जय महाकाल एवरीबॉडी।